हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विद्युत रसायन चैप्टर में कक्षा 11 में कोलरास के नियम के जो अनुप्रयोग हैं इसके बारे में हम और अंतिम जो बचा हुआ अनुप्रयोग, जैसे पिछले कालखंड में 3 हमने देखे थे, किसी दुर्बल विद्युत के अनंत अनुता पर मोलर चालकता की गणना करना, साथ ही साथ वियोजन की मात्रा की गणना करना और वियोजन स्थान की गणना करना, हम इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। और एक मुख्य रूप से चौथा जो अनुप्रयोग है वो है कोलरास नियम के अनुप्रयोग के अंतर्गत कोलरास नियम के अनुप्रयोग। चौथा अनुप्रयोग है इसमें मुख्य रूप से किसी अल्प विलेय लवण, अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करना। तो अल्प विलेय लवण पर समझ लीजिए, अल्प विलेय लवण माने ऐसा लवण जो बहुत ही कम मात्रा में घुलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखें, अल्प विलेय लवण के अंतर्गत सिल्वर क्लोराइड एक सरल उदाहरण है। उसी प्रकार से बेरियम का सल्फेट, ये अल्प विलेय लवण है। उसी प्रकार से पैलेडियम का सल्फेट, या उसी प्रकार से हम ले सकते हैं लेड के भी पीबी। ये कुछ उदाहरण हैं आदि, इसमें के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करें। जैसे सरल उदाहरण लेते हैं हम बेरियम सल्फेट का। बेरियम सल्फेट हो, इसको पानी में घोल रहे हैं, तो पानी में घोलेंगे तो क्या होगा, ऐसे तो बहुत ही कम घुलनशील होते हैं, इसको अघुलनशील माना गया है, लेकिन कुछ हद तक घुलते हैं, बहुत ही नगण्य। सिल्वर क्लोराइड, तो यहाँ पर ये जो अल्प विलेय लवण होते हैं, कामन रूप से कहें ऐसा लवण जो जल में बहुत ही कम मात्रा में घुलते हैं। इतना कम घुलते हैं कि हम इसको मान सकते हैं कि वह घुलनशीलता नहीं के बराबर है, लेकिन घुलता है, तो इसको हम अल्प विलेय लवण के रूप में जानते हैं। अब जब कम मात्रा में घुलता है, ज्यादा मात्रा में घुलोगे तो क्या होगा, नीचे में वो बैठ इस प्रकार से ज्यों के त्यों रह जाएगा, आगे घुलने की शक्ति खत्म उसकी। तो यहाँ पर जितना भी घुला, थोड़ा सा भी घुला होगा, हल्का सा भी माने मात्रा में, तब हम कह सकते हैं कौन सा विलयन कहलाता है, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घुली जा सकती। एक निश्चित विलायक है मात्रा, विलायक का आयतन निश्चित है, तापमान निश्चित है, तब की स्थिति में विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घुल सकती। ऐसे विलयन को कौन सा विलयन बोलते हैं, हम संतृप्त विलयन कहते हैं, संतृप्त विलयन। तो जब इस प्रकार से अल्प विलेय लवण को घोलेंगे तो थोड़ी सी मात्रा घुलेगी और ज्यादा घुलती नहीं है, ठोस के रूप में शेष रह जाती है वो। तो हम अब मान सकते हैं कि चूंकि बहुत ही कम मात्रा घुली है और अब ठोस के रूप में अवक्षेपित हो जा रही है, माने घुल नहीं रही है, तो ऐसे विलयन क्या बोलते हैं, हम संतृप्त विलयन कहते हैं। तो अब यहाँ पर इनका जो जल में घोलेंगे, इन AgCl हो, चाहे बेरियम सल्फेट हो, चाहे लेड सल्फेट हो, चाहे कोई भी अल्प विलेय लवण हो, ये कौन सा विलयन बनाते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन बनाते हैं। तो इतनी कम मात्रा घुली होती है कि हम उसको क्या मान सकते हैं, C कॉन्सेंट्रेशन, उसका जो ये सांद्रता जो होती है, इसको बहुत ही कम मानते हैं और ये अनंत तनुता पर कहा जाएगा। C का मान कैसा हो रहा है यहाँ पर, ये अनंत तनुता पर मान सकते हैं। तो अनंत तनुता पर का मतलब हो गया विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा और विलेय की मात्रा बहुत ही कम, केवल कम नहीं बल्कि ऑलरेडी तो विलेय की मात्रा कम होती है, लेकिन इतनी कम है कि हम उसको अनंत तनुता पर मान सकते हैं। और इसलिए यहाँ पर अनंत तनुता पर हम लिखते हैं C का मान लगभग क्या होता है, वो 0 के बराबर होते हैं। लेकिन हमको चूंकि अभी कोलरास के नियम का अनुप्रयोग करना है, और कोलरास के नियम में हमको यहाँ पर लेम्डा इन्फिनिटी m का मान ज्ञात करना है। पहले समझ लीजिए, लेम्डा इन्फिनिटी m अनंत तनुता पर मोलर चालकता इससे संबंधित है, इसीलिए हमको C के जगह में हमको क्या प्रयोग करना है, यहाँ पर लेम्डा m से जो संबंधित मान है उसको लिखना है। अनंत तनुता पर लेम्डा m का मान होता है लेम्डा इन्फिनिटी m के बराबर होता है। इसको पहले लिख लीजिए, अनंत तनुता पर लेम्डा m का मान लेम्डा इन्फिनिटी m के मान के बराबर होता है। ये क्या है, यहाँ पर C सांद्रता पर है, सांद्रता C है, तो इसमें 0 हो जाते हैं, इसीलिए 0 C बराबर 0 मानते हैं लगभग अनंत अनुता पर, इसीलिए हम इसको केवल लेम्डा m मानते हैं, जिसको पीछे टॉपिक में पढ़ चुके हैं।
यहीं से इसमें आगे जो इसका सूत्र होगा वो डिराइव होगा या उसमें गणना करेंगे इसमें। अब देखते हैं इसमें कोलरास के नियम के आधार पर देखें तो ये जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान होता है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान, उससे संबंधित एक टॉपिक हम पढ़े थे इसमें मोलर चालकता, उसको पहले देखें, उसके बाद फिर अनंत तनुता पर देखेंगे। तो मोलर चालकता बराबर सूत्र पढ़ चुके हैं हम इसमें, कप्पा गुणित भी। मोलर चालकता क्या है? विशिष्ट चालकता और आयतन भी का गुणनफल है, जिसमें विद्युत अपघट्य का उस भी ml में वह आयतन है बिलियन का जिसमें 1 ग्राम मोल विलेय पदार्थ घुला हुआ है। तो समीकरण नंबर 1 ये हो गया मोलर चालकता की परिभाषा से, मोलर चालकता की परिभाषा से या सूत्र से भी लिख सकते हैं। आगे चलें, दूसरा लैम्डा इन्फिनिटी m कब होता है? तो इसको लिखते हैं अनंत तनुता पर लैम्डा m का मान लैम्डा इन्फिनिटी m के बराबर होता है। इसको हम अभी ग्राफ के आधार पर समझ रहे थे इस प्रकार से, इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं यहाँ पर, लैम्डा m वाला जब 0 हो जाते हैं तब यहाँ पर इसको लैम्डा इन्फिनिटी m के बराबर मानते हैं। ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण का एक पक्ष बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड लैम्डा m दूसरे में भी, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे? बराबर, या दूसरे शब्दों में कहें लैम्डा m के मान को समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो यहाँ पर सीधा लिख रहा हूं मैं इसको समीकरण 1 और 2 से, लिख लीजिए समीकरण 1 और 2 से, एक पक्ष बराबर दूसरा पक्ष बराबर, तीसरे में संक्षिप्त में लिख रहा हूं लैम्डा m इन्फिनिटी बराबर कप्पा गुणित भी। इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब आगे चलें, लैम्डा इन्फिनिटी m का मान कोलरास, क्योंकि हम कोलरास के नियम से पढ़ रहे हैं, यदि कोलरास का नियम नहीं आएगा लैम्डा इन्फिनिटी m का मान तो उससे हम हल नहीं कर सकते, और उसी के आधार पर हम पढ़ रहे हैं इसको। तो आगे लिखें कोलरास के नियम से, कोलरास नियम से क्या सूत्र होता है कोलरास नियम का? लैम्डा इन्फिनिटी m बराबर, लिखें इसमें न्यू प्लस लैम्डा इन्फिनिटी प्लस न्यू माइनस लैम्डा इन्फिनिटी माइनस। ये हो गया कोलरास नियम का सूत्र हो गया। इसको समझ लें समीकरण नंबर सीधा 3। तो समीकरण नंबर देखिए 4 है, समीकरण नंबर 4। तो समीकरण नंबर 3 और 4 से देखिए आप, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण नंबर 3 देखिए और 4 देखिए, तो लैम्डा इन्फिनिटी m एक साइड में दोनों में है, तो दाईं ओर के जो राशि हो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। यहाँ पर समीकरण नंबर 3 का राइट हैंड साइड क्या है? कप्पा गुणित भी, मैं भी केवल कप्पा भी लिख दे रहा हूँ, बराबर समीकरण नंबर 4 का राइट हैंड साइड देखिए न्यू भी प्लस लैम्डा इन्फिनिटी पॉजिटिव धनात्मक आयन का हानि चालकता प्लस ऋण आयन की इकाई फार्मूला में आवेशों की संख्या, आयनों की संख्या गुणित अनंत अनंता पर ऋण आयन की चालकता। देखिए यहाँ पर समीकरण 3 और 4 से। अब यहाँ पर मान निकालें भी का मान, भी बराबर, भी क्या चीज है हम अभी अध्ययन कर चुके हैं, बिलियन का ml में वह आयतन है जिसमें 1 ग्राम मोल पदार्थ घुला हुआ है। इसके मान को कैसे नोट करेंगे? यहाँ पर हल कर लें, न्यू प्लस लैम्डा इन्फिनिटी, ये प्रति फार्मूला इकाई है, प्लस प्रति फार्मूला इकाई में ऋणायन की संख्या गुणित अनंत अनंता पर ऋणायन की आयनिक चालकता। अब एक कप्पा इधर लेफ्ट हैंड साइड में, अब देखिए समीकरण के बाईं ओर यह गुणा में है, जब हल करेंगे तो दाईं ओर आएगा, पक्षांतर होगा तो क्या होगा? वो भागित में, एक कप्पा है। अब यहाँ से भी का मान हम ज्ञात कर लेंगे, और भी क्या चीज है इसको ध्यान रखेंगे, इसमें फार्मूला मंत्र में रखना है। भी बराबर
बिलियन का ml में आयतन, बिलियन का ml में आयतन, जिसमें 1 ग्राम मोल पदार्थ घुला हुआ है, 1 ग्राम मोल विलेय पदार्थ घुला हुआ है, या विलेय लिख दे रहा हूं मैं इसको, या घुला है। तो 1 ग्राम मोल घुला है भी में, और उसका मान है, हम राइट हैंड साइड की ओर अभी आयनिक प्रबलता जो कोरास के नियम के दाहिने ओर समीकरण था भागित कप्पा या विशिष्ट चालक था, इसके आधार पर मान को निकाल सकते भी के मान को। अब इसी समीकरण को आगे हम थोड़ा सॉल्व करें। भी ml में घुला, भी ml में 1 ग्राम मोल घुला है, सॉरी भी ml में घुला है 1 ग्राम, तो हमको अभी ज्ञात क्या करना है इसमें, अल्प विलेय लवण की विलेयता। विलेयता का सीधा सीधा मतलब है सरल में, यदि यहाँ पर हम कहें इसमें, तो एक ग्राम प्रति लीटर में मात्रा है, 1 लीटर में कितने ग्राम घुला है, इसको हम यहाँ पर गणना कर सकते हैं। यही यहाँ पर विलेयता को हम अभी लिखेंगे ग्राम प्रति लीटर में। यहाँ पर मैं संक्षिप्त में लिख रहा हूँ उसको ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना। इसको मिटा रहा हूँ। आगे के जो समीकरण है, समीकरण तो नहीं कहेंगे, केवल एक ही नियम बनेगा अब। देखिए आगे, भी ml में घुला है 1 ग्राम मोल विलेय पदार्थ, और ये विलेय पदार्थ कौन है, यहाँ पर अल्प विलेय पदार्थ है, और इसका मात्रा हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें ये मान है पूरा, ये अंतिम में समीकरण नंबर 5 लिख दे रहा हूँ इसको, समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 5 का दाहिना ओर है वो पूरा मान है यहाँ पर। तो बताइए यहाँ पर 1 ml में कितना ग्राम मोल घुलेगा, 1 ml में घुले पदार्थ मात्रा। तो अभी इस एक ही नियम की सहायता से 1 बटा इसको 1 लिख रहा हूँ, और ये हो गया भी, और सामने में क्या है यहाँ पर, ये ग्राम मोल, ये सभी है विलेय पदार्थ। तो बताइए यहाँ पर, इसलिए हमको अभी परिभाषा के रूप में बोल रहे थे 1 लीटर में कितना घुला हुआ है, तो 1 लीटर में, तो 1 लीटर के लिए क्या कहते हैं हम, क्योंकि ml में लिख रहे हैं इसीलिए क्या हो जाएगा 1000 ml में, तो इसलिए होगा 1 बटा भी गुणित 1000, एक ही नियम के तहत हम बना रहे हैं इसमें। ये सभी सामने में क्या है यहाँ पर, ग्राम मोल, इतने पदार्थ घुले रहेंगे। तो चूंकि यहाँ पर मोल के रूप में आ रहा है, तो उसको मोल को हम किस में चेंज करेंगे, इसमें केवल शुद्ध रूप से ग्राम प्रति लीटर में चेंज करना है, और मोल को कैंसिल करने के लिए, उसको दूसरे में ग्राम प्रति लीटर में लाने के लिए उसकी विलेयता को आखिर में एक लाइन लिख लें इसमें। अब भी ध्यान समझेंगे, समीकरण नंबर 5 में जो दाहिना और लिखा हुआ है मान, वो पूरे के पूरे यहाँ पर है, हमको कोरास के नियम से हल करके उस मान को यहाँ पर रखना है। और इसी को हम सांद्रता बोलते हैं। 1 बटा भी का मतलब क्या होता है, सांद्रता। इसको थोड़ा सरल रूप में लिखें, या करके लिख रहा हूं मैं, C गुणित 1000 हो गया। C माने क्या हो गया यहाँ पर, ये सांद्रण। इसको लेकिन हम अभी भी के रूप में लिख रहे हैं, तनुता के रूप में। आगे हम फार्मूला होगा, ये आखिरी में है, आखिरी लाइन है, ग्राम प्रति लीटर में विलेयता बराबर सांद्रता गुणित, या सांद्रण भी हो सकता है, सांद्रता की जगह में सांद्रण गुणित अणुभार। अणुभार कहाँ से आया, जिस पदार्थ का हमें विलेयता ज्ञात करना है उसी पदार्थ का अणुभार हमको यहाँ पर रखना है। AgCl का है तो AgCl का अणुभार निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पर। बेरियम सल्फेट का ज्ञात करना है तो बेरियम सल्फेट का अणुभार लिखेंगे यहाँ पर। जिसका भी हमको अल्प विलेय लवण का विलेयता ज्ञात करना है ग्राम प्रति लीटर में, उसका अणुभार है। और यहाँ पर ये सरल सूत्र में हो गया, अणुभार से गुणा कर देंगे तो हमको जो उत्तर मिलेगा, ये पूरा मान यहाँ पर जो पूरा मान है ये यहाँ पर आया हुआ है। 1 बटा भी गुणित 1000 में जो भी उत्तर आया होगा, 1000 बटा भी,
यही है। और भी का मान कहाँ से प्राप्त करेंगे, मैं बार बार यहाँ पर आपसे हिंट कर रहा हूँ, समीकरण 5 का दाहिना हो रहा है, क्योंकि कोलरास नियम पढ़ रहे हैं। हम कोई अन्य प्रकार से भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम कोलरास के नियम से हल कर रहे हैं। इस बात को आप विशेष रूप से आप इसको चिन्हांकित कीजिए, तो उत्तर हो जाएगा फिर। और ये किसमें आएगा उत्तर, इसमें ग्राम प्रति लीटर में। अब आगे चलें, इसमें ये हो गया अल्प विलेय लवण विलेयता का निर्धारण करना। इसी के साथ एक कोलरास का जो नियम है, उसका जो नियम और अनुप्रयोग, यहीं पर कोलरास नियम समाप्त हो रहा है। आगे एक टॉपिक है इसमें फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, अपघटन के नियम। यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम है फैराडे। उन्होंने, क्योंकि हम विद्युत अपघटन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए उसके अपघटन के नियम के बारे में बताया गया है। और दो नियम हैं। प्रथम नियम, प्रथम नियम क्या है, समझिए इधर से। किसी विद्युत अपघटन के विलयन में, देखिए इधर से इस प्रकार से मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। विलयन है, इसमें हमने इलेक्ट्रोड डाल दिया है और इसमें हमने इलेक्ट्रोड डाल करके बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। और इस प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड में जो पदार्थ हैं वो क्या होगा, जमा होते जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम समझने का प्रयास करें कोई पदार्थ को जिसका अपघटन हो रहा है, तो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, या हो सकता है कोई गैसी होगा, कोई पदार्थ बन रहा होगा तो उस इलेक्ट्रोड पर गैस बन करके भी निकलेगा। ठोस बनना होगा तो ठोस बनकर यहाँ पर बनेगा। ये जैसे नमक है यहाँ पर NaCl, मैं थोड़ा सा दोनों उदाहरण ले रहा हूँ। तो सोडियम आखिर यहाँ विलयन में, विलयन की बात कर रहा हूँ मैं, तो इस विलयन में से जो सोडियम आयन है कहाँ जाएगा, यहाँ पर जिसमें माइनस आवेश रहेगा। और उस माइनस आवेश के लिए हम इस प्रकार से इसको देखें, इसमें ते हो जाएगा माइनस और एक क्या हो जाएगा प्लस। ये मैं अपघटन की बात कर रहा हूँ, विद्युत अपघटन, जिसमें हम कैथोड को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और राइट हैंड साइड में क्या लिखते हैं, हम एनोड को। तो ये विलयन में अभी मैं समझाने किस प्रकार बता रहा हूँ। तो सोडियम आयन कहाँ जमा होगा, जाकर के इलेक्ट्रोड पर, माने कैथोड पे, और क्लोरीन कहाँ जाएगा, एनोड पे। और इस प्रकार से क्योंकि गैस बनता है इसलिए मुक्त हो जाएगा। तो कितनी मात्रा निकलेगी उसके बारे में यहाँ पर नियम है। तो ये नियम, इसमें नियम के अनुसार में किसी विद्युत अपघटन विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, पर समझ लेंगे, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान m, उसमें उस इलेक्ट्रोड विलयन में प्रवाहित होने वाले आवेश, आवेश के लिए यहाँ पर Q लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर सरल रूप में लिख रहा हूँ उसको, आवेश की मात्रा है। और m क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, समानुपाती होते हैं। किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ के द्रव्यमान उस विलयन में, विद्युत विलयन में प्रवाहित आवेश की मात्रा के समानुपाती होते हैं। इसीलिए हम संक्षिप्त में लिख रहे हैं m समानुपाती, प्रोपोर्शनल टू Q। यहाँ पर Q का मतलब आवेश की मात्रा होगी। अब इसको और सरल रूप में लिखें, Q बराबर क्या होता है, आवेश बराबर धारा गुणित समय, चाहो तो गुणित भी कर सकते हैं। यहाँ पर I का मतलब धारा है, विद्युत धारा, और T का मतलब क्या है, यहाँ पर समय है। और Q माने क्या होता है, आवेश। इसको मात्रा के जगह में हम आवेश की मात्रा तो कहेंगे ही कहेंगे इसमें, अभी केवल Q का हम आवेश बोल रहे हैं ये। तो अब यहाँ पर देखिए Q के जगह में क्या लिख सकते हैं, इसमें IT लिख सकते हैं। Q के जगह में क्या लिखेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 और इस समीकरण नंबर 2 लिखे। इसमें आगे m
समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या होगा, एक यहाँ पर Q के मान को रख दें समीकरण नंबर 1 में, M समानुपाती Q के जगह में हो गया I गुणित T, और लिखें M बराबर एक स्थिरांक लिख रहे हैं, यहाँ पर नियतांक है Z, और आगे इसमें है I और T तो पहले से लिखा हुआ है, जहाँ Z को हम कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब इस प्रकार से ये फैराडे के विद्युत घटना प्रथम नियम के आधार पर इसको थोड़ा देखें, और आगे थोड़ा सा समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं, ऐसा ही 2 हो गया, 3 नंबर लिखें। यदि I का मान, यदि I बराबर धारा का मान है 1 एम्पियर हो जाए, 1 एम्पियर कर दें इसमें, और समय जिसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं इसका समय को अपन लेते हैं मान लीजिए 1 सेकेंड, तो 1 सेकंड 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, या 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक उस बिलियन में प्रवाहित कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ द्रव्यमान, इस समीकरण को समीकरण में रखें, इसमें समीकरण नंबर 3 में I और T का मान रखने पर रख दीजिए समीकरण नंबर 3 में M स्मॉल m बराबर Z गुणित I का मान 1, T का मान भी 1, तो क्या होगा यहाँ पर समीकरण में स्मॉल m बराबर Z गुणित 1 गुणित 1 बराबर Z, तो यहाँ पर हो गया ये M बराबर Z होगा, अर्थात किसी भी इलेक्ट्रोड पर यदि विद्युत अपघट्य विलयन में यदि 1 सेकंड विद्युत धारा 1 सेकंड समय तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का जो द्रव्यमान है वह विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगा। ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा है, हम अभी इसमें लिखे हैं Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। और इसका परिभाषा एक बार पुनः समझ लीजिए, किसी विद्युत अपघट्य विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करें तो उस इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का जो द्रव्यमान है M वह विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है, उसी को हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहेंगे। मैं समझाने के लिए कहा हूँ, जैसे कापर का भी कापर सल्फेट मान ले रहे होंगे तो कापर यहाँ पर जो जमा होगा वही मात्रा है, तो कितना मात्रा होगा, तो 1 सेकंड तक 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करेंगे तो इस प्रकार से हमको प्राप्त हो जाएगा Z का मान। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आइए हम अब इसको फैराडे के विद्युत घटना का द्वितीय नियम के बारे में हम इसको अध्ययन करेंगे। हेडिंग डालेंगे फैराडे के विद्युत घटना का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम में क्या है पहले थोड़ा समझ लेंगे, एक सामान्य चित्र के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करें। 2 या 2 से अधिक विद्युत अपघट्य विलयन है, जैसे यहाँ पर मैं समझाने के लिए 2 ठो विलयन का प्रयोग कर रहा हूँ, चाहे तो हम 3, 4, 5 भी अलग अलग ले सकते हैं, कम से कम 2 होना जरूरी है। इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रोड है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कापर सल्फेट घुला हुआ है, कापर सल्फेट का जेली विलयन, और एक में यहाँ पर ले रहे हैं मान लीजिए सिल्वर नाइट्रेट का जेली विलयन। एक क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पर समझने के लिए, जेली विलयन है, और इस पर इलेक्ट्रोड है कापर का और एक में इलेक्ट्रोड है यहाँ पर सिल्वर का, ठीक है। या इसको सरल रूप में कहें शब्दों में, यदि भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य के विलयन में समान मात्रा की विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित किया जाए। अब इसको कैसे प्रवाहित करेंगे, देखिए समान समय तक, इसमें जितना एम्पियर धारा प्रवाहित करें पहले वाले विलयन में, दूसरे में भी हमको उतना ही करना है। तो उसके लिए यहाँ पर इसको हमको कनेक्टेड करना होगा, जोड़ना होगा। इस प्रकार से मैं केवल बाहरी स्रोत से DC से इसको जोड़ रहा हूँ, ये DC है दिष्ट धारा। अब यहाँ से इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम इसके लिए और आगे
क्योंकि हमको विद्युत धारा का जो मान है एम्पियर उसको भी नोट करना है, इसके लिए अमीटर की उपयोग आएगा इसमें, इसीलिए यहाँ पर ये लिखा गया है। और मैं सामान्य जो चित्र होंगे उसको, उसमें जो टेक्निकल उसको नहीं लिख रहा हूँ, मैं केवल संक्षिप्त में लिख रहा हूँ। और दोनों को यहाँ पर पहला और दूसरा को जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम कहलाता है। श्रेणी क्रम समझते हैं हम लोग। पहला देखो, श्रेणी क्रम के अंतर्गत में जैसे एक तार है, ये दूसरा प्रतिरोध तार है, इसका ये पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा, ये दूसरा का पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। तो इसको हम जब जोड़ते हैं, माने पहला का दूसरा सिरा और दूसरे का पहला सिरा, तो इस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, हम श्रेणी क्रम के नाम से जानते हैं। मैं समझाने के इस प्रकार से इसको ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ इसमें, इस प्रकार से। तो यही क्रम चल रहा है, पहले का दूसरा इलेक्ट्रोड, दूसरे का पहला इलेक्ट्रोड, ये आपस में इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो इससे अपने आप धारा चूंकि इसमें जुड़ा हुआ है और विद्युत पदार्थ है, इसका जलीय विलयन में धारा प्रवाहित हो सकता है इसमें। अब इसमें समान मात्रा की विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित करते हैं। तब की स्थिति में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, मान लेते हैं पहले इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान m1 है, दूसरे इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान ये मान लो इस प्रकार से m2 है। तो पहले अलग अलग इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ का जो द्रव्यमान है उसके रासायनिक तुल्यांक, देखिए आप विद्युत रासायनिक तुल्यांक नहीं कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, रासायनिक तुल्यांक के अनुपात, समानुपात होते हैं। तो रासायनिक तुल्यांक का यहाँ पर मतलब हो गया, इसको लिख रहे हैं E1, पहले का E1 और दूसरे का क्या है यहाँ पर E2, यानी कि M1 अनुपात M2 बराबर E1 अनुपात E2, जहां पर ये क्या कहलाते हैं, E1 और E2 रासायनिक तुल्यांक हैं, रासायनिक तुल्यांक। और यहाँ पर ये M1 और M2 क्या हैं, अलग अलग। M1 माने पहले जो विलयन है उसका इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान है, दूसरे इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान क्या है यहाँ पर M2 है। अब इसको हम ऐसे तीसरा होगा तो सेम इसी प्रकार से चलेगा इसमें, सीरी M3 उसी प्रकार से इधर भी E3 हो जाएगा। 4 रहेंगे तो M1 M2 M3 M4, इधर E1 E2 E3 और E4 इसी क्रम से होगा। अब आगे इसको हम समझने के लिए चलें, परिभाषा समझा गया होगा। भिन्न भिन्न विद्युत विलयन में समान मात्रा की विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित करें, उसी को हम बोल सकते हैं आवेश एक साथ। समान मात्रा की विद्युत धारा समान समय तक, उसको कोष्ठक में क्या लिख सकते हैं, आवेश, समान आवेश। उसके लिए हमको धारा और समय को जिक्र नहीं करना है तो सीधा क्या बोल सकते हैं, आवेश। समान आवेश हम प्रवाहित कर रहे हैं, किसमें, दोनों अलग अलग विद्युत विलयन में, दो या दो से अधिक में। तब उसमें मुक्त पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है उसके तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो इसमें देखें, इसमें मान लीजिए यहाँ पर दो अलग अलग पदार्थ विद्युत के लिए हम इसको हल कर रहे हैं, तो इसके लिए लेते हैं, इसमें भागित है माने अनुपात है माने क्या हो गया, M1 बटा M2। उसी प्रकार से E1 अनुपात E2 का मतलब हो गया E1 बटा E2 हो जाएगा इसमें। ये हो गया समीकरण नंबर 1, लिख लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग अभी इसमें प्रथम नियम में देखे थे, फैराडे विद्युत अपवर्तन नियम में M बराबर क्या होता है, Z। कहाँ से प्राप्त हुआ था, इसमें चूंकि है, चूंकि M बराबर Z होता है, ये प्रथम नियम से, फैराडे के विद्युत अपवर्तन के प्रथम नियम से। इसको हम 1 2 के रूप में लिखें तो क्या होगा, M1 बराबर Z1। उसी प्रकार से M2 बराबर क्या हो जाएगा, ये Z2। अब इसी को यहाँ पर M1 के जगह में लिखें Z1 और M2 के जगह में क्या लिख दें अपन, Z2। चाहे तो इसको हम दोनों को इकट्ठा रूप से हम समझें, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 से मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ये समीकरण है। चलिए लिखें, M1 के जगह में लिखेंगे हम यहाँ पर Z1, उसी प्रकार से M2 के जगह में क्या लिखेंगे यहाँ पर, Z2। उसी प्रकार से बराबर E1 के और E2 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगला सूत्र आ गया इसमें, Z1 बटा Z2 बराबर E1 बटा E2। और साथ साथ देख लीजिए यहीं पर, इसी को थोड़ा और देखें अपन, M बराबर हम और लिखे थे इसमें ZIT, इसका प्रयोग करें तो क्या होगा,
यहाँ पर M1, यहाँ पर मान लो M1 होगा तो इस स्थिति में Z1 हो जाएगा, और ये M2 होगा तो ये क्या हो जाएंगे इसमें, ये प्रथम नियम का है। तो यहाँ पर 1, 2 का यहाँ पर प्रयोग कर रहा हूँ। संक्षिप्त में M बराबर Z1IT, सॉरी ZIT, तो ये 1 वाला होगा, तो इसके जगह में हम लिख सकते हैं आगे M1 बराबर, इसको एक साथ इसको मिटा देता हूँ मैं, इसी को सीधा लिख देता हूँ। M1 के जगह में लिखता हूँ मैं यहाँ पर, ये तो है ही है समीकरण ZIT। एक काम करते हैं, इसमें ये फार्मूला है ही है प्रथम नियम से, इसको मैं समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ। चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, इसको 1 के जगह में जो बनाए थे उसको न करके M बराबर ZIT कर लीजिए। यहाँ पर लिख देते हैं M के जगह में Z गुणित I गुणित T, और चूंकि प्रथम विलयन के लिए बोल रहे हैं इसीलिए यहाँ पर 1 लिख दीजिए, Z1IT। उसी प्रकार से नीचे में M2 है तो सेम इसी प्रकार से Z2IT हो जाएगा। ये दूसरे विलयन, यहाँ पर 2 का मतलब 1, 2 का मतलब प्रथम विलयन और दूसरे विलयन। ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, सॉरी विद्युत रासायनिक तुल्यांक हो गया Z, और E का मतलब हो गया रासायनिक तुल्यांक। अब हल करेंगे तो क्या होगा, IT कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, Z1 बटा Z2 बराबर E1 बटा E2। ये हल कर रहे हैं इसको, IT हर में है, IT अंश में तो कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा Z1 बटा Z2 बराबर E1 बटा E2। इसको लिखते हैं समीकरण नंबर 3। अब आगे चलें और थोड़ा सा देखिए, 1 को एक साइड लिखें तो हो जाएगा E1, इसको मिटा रहा हूं मैं, तो इसी को आगे लिखें समीकरण नंबर 3 को, और क्या लिख सकते हैं, एक साइड में एक को लाइए तो एक साइड में E1 है, देखिए पहले से इस Z1 को मैं यहाँ पर पक्षांतर कर रहा हूँ, तो अभी हर अंश में था क्या हो जाएगा, वो हर में, तो हो जाएगा यहाँ पर 1। ठीक इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ये 2 वाला है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 वाले को ले आता हूँ मैं, E2 हो जाएगा, E2 हर में था, अंश में आ गया, Z2 यहाँ पर पहले से हर में है, एक साइड में 1, 1, एक साइड में 2, 2 का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर, इसको शब्दों में कहेंगे तो क्या होगा, ये E1 माने क्या हो गया, प्रथम विलयन या प्रथम पदार्थ, यहाँ पर प्रथम पदार्थ या पहले पदार्थ भी लिख सकते हैं। प्रथम के जगह में शब्द प्रयोग करें, सरल शब्द, तो पहले पदार्थ का, ई का मतलब क्या होता है, रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक बटा पहले पदार्थ का जेड यानी होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। उसी प्रकार से इस तुल्यांक लिख लेंगे बराबर, ये दूसरे का होगा, सेम दूसरे पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक बटा Z2 का मतलब है दूसरे पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। शब्द को ठीक इसी प्रकार से लिखेंगे, बिल्कुल वही शब्द है इसमें। एक समय इसमें संबंध बन गया, इसमें पहले पदार्थ रासायनिक तुल्यांक और विद्युत रासायनिक तुल्यांक में क्या संबंध है, तो किसी पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक और विद्युत रासायनिक तुल्यांक का जो संबंध होता है वो दूसरे पदार्थ के रासायनिक तुल्यांक और दूसरे पदार्थ के विद्युत रासायनिक तुल्यांक का जो अनुपात है उसके बराबर होते हैं। तो इससे हम 3 मान दिया तो चौथे मान हम निकाल सकते हैं, 4 में से 3 मान। इसी को थोड़ा सा आगे लिखते हैं तो हो गया मेन समीकरण। इसको और यदि संक्षिप्त में हम समेटना चाहें इस बात को Z1 बटा Z1 वाला, तो हम इसको संक्षिप्त में लिख सकते हैं। अभी आया था इसमें फार्मूला, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम लिखे थे
Z1 बटा Z2 इसको हम लिख रहे हैं Z के रूप में, और E1 बटा E2 को मान लेते हैं, हम लिखते हैं इसमें E के रूप में। तो एक दूसरे के ये अनुक्रमानुपाती होते हैं। कैसे होते हैं वो? अनुक्रमानुपाती के रूप में इसको माना जाता है, क्योंकि हम परिभाषा में इसी को लिख रहे हैं। तो ये सरल शब्द में हो गया Z इज प्रोपोर्शनल टू E। अब इसी के लिए यहाँ पर आगे यहाँ पर लिखिए हेडिंग, ये द्वितीय नियम के आधार पर है, फैराडे नियतांक। एक शब्द आते हैं इसमें, फैराडे नियतांक। देखो स्थिरांक नहीं बोला, क्या बोला है? नियतांक। एक नियतांक आने वाला है, किसके मध्य में? इसी Z और E के मध्य में एक नियतांक आते हैं इसमें। तो इसको यहाँ पर लिखे हम, तो इसके लिए हो गया ये E बटा Z। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो E है और Z है, E और जो Z है निश्चित आ रहा है समान। तो इसको सरल में लिखते हैं तो क्या होते हैं इसमें? E और Z का जो अनुपात होता है वो कैसा होता है? वो स्थिरांक होता है, नियतांक होते हैं। इसी नियतांक को हम क्या कहते हैं इसमें? फैराडे नियतांक कहते हैं, फैराडे नियतांक। इसको थोड़ा सरल शब्द समझें। कॉपर सल्फेट है, उदाहरण के लिए कॉपर सल्फेट विलयन है, उसमें कॉपर सल्फेट मान लो अभी जली विलयन में है, वो इस प्रकार से जमा हो रहा है, डिपॉजिट हो रहे हैं। तो कितना जमा होगा? तो एक निश्चित मान आएगा, ऐसा नहीं कि कुछ ही माना जाए। इसीलिए यहाँ पर उसके विद्युत रासायनिक जो तुल्यांक हैं और जो तुल्यांक रासायनिक तुल्यांक, इसी को हम तुल्यांकी भार बोलते हैं सामान्य शब्द में। तो ये निश्चित मान होगा वो, और इसका जो मान होता है मुख्यतः 96,500 कूलाम, 96,500 होते हैं इसका मान। और ये फैराडे के हम जानते हैं, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। ठीक है, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। ये आवेश की मात्रा है, ये भी समझ लें आप। फैराडे किसके लिए होता है? आवेश की मात्रा। तो इसको शब्दों में जब बोलेंगे तो किसको F माने क्या पढ़ना है हमको इसमें? फैराडे। तो देखिए निश्चित हो रहा है, ऐसे अलग से नहीं होगा। दोनों का आप अनुपात लगा उस पदार्थ का, तो उसका जितना विद्युत उसका तुल्यांकी भार जितना होगा और उसके जो जितना पदार्थ जमा हुआ है, 1 सेकंड तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं। तो जो जब दोनों को भाग देंगे तो बिल्कुल उत्तर आएगा 96,500 में। अब अलग अलग समय तक प्रवाहित करोगे तो अलग उत्तर, लेकिन इसका जो मान आएगा वो बिल्कुल यहाँ पर निश्चित मान आ रहा है, वो भी 96,500 है। ये इसका मतलब है यहाँ पर। तो इसको कोई सरल में बोलना चाहिए इसमें, ये हो गया यहाँ पर फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। मैं थोड़ा सा जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दूं इसमें। जैसे कॉपर, मैं कॉपर की बता रहा हूँ, कॉपर अभी 2+ में, कॉपर सल्फेट में, तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है 63.5 मुख्य रूप से। तो यहाँ पर जो आवेश है, इसमें कितना आवेश है? यहाँ पर +2 के रूप में है। तो जब तुल्यांकी भार निकालेंगे तो क्या होता है? बटा 2 हो जाता है। इसमें 2 है, जिसका 1 होगा +1 होगा तो बटा 1 होगा, 3 होगा उसमें आवेश प्लस चार्ज, तो 3 के लिए हो गया। क्या जितने आवेश होते हैं, मैं प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ, जितना आवेश किसी पदार्थ में होते हैं, वो भी खास विद्युत अपघटन पदार्थ में तुल्यांकी भार जब निकालते हैं तो उसमें जितना आवेश रहता है वही होगा। तो इसका कितना होगा? ऐसे हल करेंगे तो 31.75 ये तुल्यांकी भार होगा। मैं कॉपर के लिए एक उदाहरण समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पर यदि हम 31.75 कर दें और इधर 96,500 है, तो समझ लीजिए यहाँ पर Z का मान क्या होगा। तो Z का मान इधर लाएंगे हम तो क्या होगा? ये 96,500 इधर आएगा, माने 31.75 भागित 96,500। जो उत्तर आएगा समझ लेना वही उसमें Z का मान होगा, माने कितना पदार्थ जमा होगा, हम इसको समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम फैराडे के विद्युत अपघटन के जो नियम थे इसके बारे में यहीं तक हम जानकारी को प्राप्त करें। आगे और आंकिक प्रश्न भी इसमें दिए हुए हैं, हम इस सूत्रों की सहायता से हम इसको हल कर सकते हैं। और यहीं पर हम इस चैप्टर को विराम देते हैं। धन्यवाद।